हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन रिवर। तो जैसा कि ये मैंने सीरीज स्टार्ट की है जो कि वन दरोगा उत्तराखंड का एग्ज़ाम होने वाला है 2025 के लिए। बाकी और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं ग्रुप सी के या फिर जो भी सरकारी नौकरी से रिलेटेड एग्ज़ाम है उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने बूस्टर डोज 1 नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, ये बूस्टर डोज नंबर 2 है जिसमें हम और भी मतलब बात करेंगे एनवायरनमेंट से ही, क्योंकि ईवीएस की ही मैं ये सबसे पहले लेके आई हूँ। तो जैसा कि इस वीडियो में हम थोड़े इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये ना टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इकोसिस्टम का, जिसमें इकोलॉजिकल पिरामिड आते हैं। देखिए, ये तो आपको पता होगा ना कि एक फूड चेन होती है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि फूड चेन होती है, फूड चेन में प्रोड्यूसर होता है और उस प्रोड्यूसर को फीड करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि हर्बीवोरस होते हैं, क्योंकि ये हमेशा मतलब प्रोड्यूसर जो होते हैं पेड़ पत्तियां ये तरह की चीजें होती हैं, और उस प्राइमरी कंज्यूमर को फीड करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर को फीड करते हैं टॉप कंज्यूमर। तो जब हम इनको एक अरेंज कर देते हैं कि कौन किसको खा रहा है, उसके नंबर के अकॉर्डिंग, उसके बायोमास के अकॉर्डिंग या एनर्जी के अकॉर्डिंग, तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम पिरामिड कहते हैं। हो सकता है ये पिरामिड एकदम अपराइट हो, कुछ इस शेप में हो सकता है कि ये इन्वर्टेड हो, या हो सकता है कि ये थोड़ा सा स्पिंडल शेप का हो, मतलब नीचे थोड़ा कम है फिर ऊपर से वो बढ़ता जा रहा है, तो ये थोड़ा सा स्पिंडल शेप की तरह से नजर आता है, इस तरह से। तो ये 3 तरह के पिरामिड होते हैं। अक्सर क्वेश्चन इसी स्लाइड से बहुत पूछे जाते हैं, आप इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। जैसे कि नंबर का पिरामिड आता है, बायोमास का पिरामिड आता है और एनर्जी का पिरामिड आता है। तो अगर पिरामिड नंबर का अपराइड है, बिल्कुल ऐसे कि नीचे वाले संख्या में ज्यादा है, मतलब प्रोड्यूसर ज्यादा है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर कम है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर उससे कम है, और फिर टॉप कंज्यूमर सबसे कम है, तो वो अपराइट पिरामिड होगा। वो आपको मिलेगा ग्रासलैंड का और पॉन्ड का। अगर पिरामिड इन्वर्टेड है तो वो आपको मिलेगा पैरासिटिक इकोसिस्टम का। पैरासिटिक इकोसिस्टम जैसे एक पेड़ का पिरामिड होता है। एक पेड़ में आप देखोगे तो उसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं, फिर उसको बर्ड आके खाती हैं कीड़ों को, तो वो तरह का पिरामिड होता है। और अगर आपका एक फॉरेस्ट का पिरामिड है या ट्री का पिरामिड है, वो आपको स्पिंडल शेप का पिरामिड मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन में अगर ऐसे पूछ लिया जाता है कि फॉरेस्ट का पिरामिड बताओ नंबर का क्या होगा, तो आपके पास आंसर होना चाहिए स्पिंडल होगा, इन्वर्टेड नहीं होगा, वो थोड़ा इस टाइप का आपको दिखेगा फॉरेस्ट का। फिर अगर बायोमास का देखें तो ग्रासलैंड का जो पिरामिड होता है बायोमास में वो अपराइट ही होता है, लेकिन पॉन्ड का या ओशन का पिरामिड जो होता है बायोमास में वो इन्वर्टेड होता है। यानी इन्वर्टेड इसलिए होता है ना कि छोटी मछलियां, उनका तो बायोमास बड़ी मछलियों से कम होगा, या फाइटोप्लैंक्टन जो कि आपके वाटर की प्लांट स्पीसीज हैं, उनका बायोमास उन मछलियों के कंपैरिजन में कम होता है, इसीलिए ये इन्वर्टेड आएगा। और एनर्जी का पिरामिड, ऑलवेज रिमेंबर, एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट होता है, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। फिर अब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। देखिए, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि स्पीसीज में, मतलब चाहे वो प्लांट की स्पीसीज हो चाहे एनिमल की स्पीसीज हो, उनमें डिफरेंस हो रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमें डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, स्पीसीज देखने को मिल रही है, तो वो बायोडाइवर्सिटी है। अब बायोडाइवर्सिटी के अगर हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो हमें अल्फा बायोडाइवर्सिटी मिलती है, बीटा बायोडाइवर्सिटी मिलती है, गामा बायोडाइवर्सिटी मिलती है। अक्सर इन पे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि अगर अल्फा बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी, अगर हम अल्फा डाइवर्सिटी की बात करें तो इसका मतलब होता है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, मतलब इंट्रा। अगर क्वेश्चन में आपको इंट्रा दिखा है कि कोई भी इंट्रा डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है तो वो स्पीसीज डाइवर्सिटी होगा। और बीटा डाइवर्सिटी मतलब होती है बिटवीन स्पीसीज में जो डाइवर्सिटी मिलती है, उनको हम बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। तो अक्सर क्वेश्चन में आपको बिटवीन स्पीसीज देखने को मिलेगा। और गामा डाइवर्सिटी हमेशा टोटल या रीजनल डाइवर्सिटी होती है, हमेशा क्वेश्चन में टोटल करके होगा, मतलब डाइवर्सिटी ऑफ द हैबिटेट ओवर द टोटल लैंडस्केप और जियोग्राफिकल एरिया, मतलब टोटल आपको कीवर्ड मिल जाएगा कि डाइवर्सिटी आपको एक पूरे एरिया में सारे के सारे स्पीसीज और पॉपुलेशन में आपको दिखाई देती है। फिर एक ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन सीटू दे देगा आपको टॉप, वो दे देगा कि इसमें से कौन सा इन सीटू कंजर्वेशन नहीं है या है। तो देखिए, इन सीटू में हमारे नेशनल पार्क होते हैं, सेंचुरीज होती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं,
और सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं। सेक्रेड ग्रुप्स मतलब जो हमारे धार्मिक मान्यता से जुड़ जाते हैं, तो वो कह रहे होते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं, जैसे इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। फिर अगर हम एक्स-C2 की बात करें, तो जैसे कि जूस हैं, बॉटनिकल गार्डन है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है। अक्सर हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क को हम इन-सीटू में समझ लेते हैं, क्योंकि नेशनल पार्क से जैसा ही मिलता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क एक्स-C2 कंजर्वेशन में आते हैं। सीड बैंक हो गया, पॉलन बैंक हो गया, टिश्यू कल्चर हो गया, जीन बैंक हो गए, ये सारे एक्स-C2 कंजर्वेशन में, तो ये सारे एक्स-C2 कंजर्वेशन में आते हैं। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। फिर अगर हम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कि ट्रेड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को खतरा किन चीजों से है। जैसे कि आपको पता ही होगा हैबिटेट लॉस, आजकल का जिस तरह से सिस्टम हो गया है कि जंगल कट रहे हैं और उसके बाद उनका हमने हैबिट डिस्ट्रक्शन कर दिया है, उनके आवास को हमने बिल्कुल ही तोड़ दिया है। अब फिर क्या हो रहा है, वो जाहिर सी बात है बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे कम हो जा रही है। फिर और साथ ही साथ जैसे आपने कुछ ना कुछ रोड बना दिया, हाईवे बना दिया, तो उससे भी क्या होता है, उनका हैबिटेट लॉस हो जाता है, जिसके थ्रू वो प्रजनन नहीं कर पा रहे हैं, अपनी सही तरीके से जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रही है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। या फिर हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज, जैसे कि कैरेट ग्रास को लेकर आने से एकदम से एल्गल ब्लूम हो गया, या फिर मतलब उनने क्या करा है, जो हमारी नेटिव स्पीसीज उसके लिए खतरा बन गई। कुछ ऐसी भी हैं यहाँ पे इन्वेसिव स्पीसीज। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, किसी चीज का आपने एकदम ज्यादा से ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट, उसको आपने खाना स्टार्ट कर दिया, या बहुत ज्यादा आपने उसका शिकार करना स्टार्ट कर दिया, तो वो ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो गया। जैसे कि पहले शेर, अब इंडिया में देखोगे तो शेर सिर्फ गुजरात में है, हो सकता है कि इससे पहले कहीं और भी मिलते हो, बट आज की डेट में तो वही है, मतलब ओवर एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। फिर उसके बाद हमारा क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन, वो ये तो है इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि उसका भी इम्पैक्ट पड़ा है कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में। बट अगर क्वेश्चन में ये चारों दिए जाए और पूछा जाए कि मेन रीजन क्या है, तो आपको मेन रीजन है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंट। सबसे ज्यादा यही जो एक चीज है जो कि बायोडाइवर्सिटी को क्या कर रहा है, लॉस क्या है। ये भी मेन फैक्टर है, बट मोस्ट मेन फैक्टर यही है, और अक्सर ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। फिर आपसे लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी पूछा जाता है। देखिए, बायोडाइवर्सिटी जीन लेवल पे होती तो हम उसको जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, और अगर बायोडाइवर्सिटी एक स्पीसीज लेवल पे होती है तो हम स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और अगर एक इकोसिस्टम में हमें बायोडाइवर्सिटी दिख रही है, मतलब डिफरेंस दिख रहा है इकोसिस्टम में, डिफरेंट स्पीसीज में या डिफरेंट पॉपुलेशन में, तो हम इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट टर्म वाज कॉइन्ड बाय नॉर्मन मेयर ने करा था। और हॉट स्पॉट इंडिया में 4 हैं, जो कि आपको पता होगा। एक तो हमारा वेस्टर्न घाट है, इंडो वर्मा है, सुंदरलैंड है, और ईस्टर्न हिमालय है। तो ये 4 आपको याद होने चाहिए कि कौन से इंडिया में है। फिर उसके बाद ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सिंपैट्रिक स्पीसीज क्या है और एलोपैट्रिक। एक्चुअली जब क्वेश्चन में आपको एक कीवर्ड मिल जाएगा, जब भी एलोपैट्रिक आएगा तो इसका मतलब है कि जियोग्राफिकल डिफरेंस हुआ होगा, एक बैरियर आया होगा, चाहे वो माउंटेन का, ओशन का, और रिवर का, और उससे क्या हुआ, एलोपैट्रिक स्पीसीज बन गई। सपोज एक बिल्कुल ही एरिया था, बीच में से एक नदी आ गई, तो यहाँ की स्पीसीज से क्या हो गई, इंटरब्रीड नहीं कर पाई। तो इस वजह से ये जो डिफरेंस आ गया, क्योंकि इनके जीन पूल डिफरेंट हो जाता है, एक नई स्पीसीज बन जाती है, तो उस तरह की स्पीसीज एलोपैट्रिक स्पीसीज है। सिम्पैट्रिक में होता है कि एक सेम जियोग्राफिकल एरिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मान लो कि ये स्पीसीज से इंटरब्रीड नहीं कर पा रही है, तब ये सिम्पैट्रिक स्पीसीज एक नई स्पीसीज बन जाती है, और ये इंटरब्रीड नहीं कर पाती है, तो ये सिम्पैट्रिक स्पीसीज में आती है। एंडेमिक स्पीसीज पहले भी बताया, बट इस बार भी बता देते हैं कि एंडेमिक स्पीसीज वो हैं जो कि स्पीसीज कन्फर्म टू अ पर्टिकुलर एरिया एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। मतलब वो एक वही एरिया में मिलेगी, वही प्रजनन करेगी, अगर उसको कहीं और रख दिया जाए तो वहां वो प्रजनन नहीं कर। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि सकल पर्यावरण उत्पाद सूचांक लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। केबुअल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये हमारे टाइम पे जब हमारा पहला हुआ था ये एग्जाम फॉरेस्टर का, तो ये पूछा गया था कि राष्ट्रीय उद्यान तैरता हुआ कौन सा है, तो केबुअल लामजाओ है। और 2 फरवरी को वेटलैंड डे बनाया जाता है, और इस बार जो 2025 की थीम थी वो थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। और भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। घड़ियाल परियोजना 1975 में थी।
फिर उसके बाद आपको पता है अमेजन वर्षा वन ब्राजील में है, जिसको लंग ऑफ अर्थ कहा जाता है। और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। कौन देता है? राजस्थान गवर्नमेंट। और आपको पता है कि जो अमृता देवी हैं 1730 में मतलब बचाते हुए जो है वो डाई हो गई थी, उन्हीं के इस पर ये अवार्ड जो है वो दिया। दोस्तों ये भी काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बायोडाइवर्सिटी के जो पाई चार्ट हैं ये एक्चुअली एनसीईआरटी बुक से ही मैंने जो है वो लिए हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्वर्टेब्रेट रेट का चार्ट दे रखा है। तो आपको अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसकी सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखी जाती है। सबसे पहले आपको याद रखना है इंसेक्ट में ये नंबर 1 है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो अदर एनिमल्स की है सेकंड नंबर पे, फिर मोलस्का की है थर्ड नंबर पे और क्रिस्टेशियस की है फोर्थ। तो ये आपको पाई चार्ट अच्छे से याद होना चाहिए। फिर अगर हम वर्टिब्रेट की देखें तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा फिश की बायोडाइवर्सिटी मिलेगी फर्स्ट नंबर पे। फिर उसके बाद आपको बर्ड की बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, सेकंड नंबर पे होगी ये। उसके बाद रेप्टाइल की बायोडाइवर्सिटी थर्ड नंबर पे है। फिर उसके बाद मैमल और एम्फीबियन की ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो हम इसमें से फोर्थ कह सकते हैं कि एम्फीबियन की, और फिफ्थ पे हमारी मैमल्स की है। फिर अगर इसमें देखें कि हमें सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको किसमें देखने के लिए मिलेगी, तो एंजियोस्पर्म और फंजाई में ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट अगर हम इस चार्ट को देखें तो हमें दिख रहा है कि एंजियोस्पर्म में हमें सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, फिर सेकंड नंबर पे फंजाई में देखने के लिए मिल रही है, थर्ड नंबर पे एल्गी में देखने के लिए मिल रही है, फोर्थ नंबर पे अगर हम देखें तो मॉसेस एंड फर्न्स एंड एलिल्स में सेम है, और सबसे कम बायोडाइवर्सिटी हमें लाइकेन में। तो आपको इस पूरे चार्ट में आपको मतलब एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है वो किसमें है और सबसे कम बायोडाइवर्सिटी है वो किसमें है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है बूस्टर डोज तो आप प्लीज मुझे बताइए, ताकि मतलब मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मैं इतने बिजी शेड्यूल के बाद, एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग चल रही है बट उसके बावजूद भी मैं आपकी मतलब हेल्प करने के लिए जितना मेरे से पॉसिबल हो सकता है, जितने मेरे पास नोट्स पड़े हैं जो मैंने अपने प्रीवियस ईयर के लिए रखे थे, तो वो मैं करा सकूं। और गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।